क्योंकि कई लोगों को मतलब सोच के देखो ना, आप रिकमेंडेड हो, अब ऑफिसर बनने जा रहे हो, ठीक है। अब जो एक नॉर्मल आदमी होता है ना, वो आपको कैसे देखता है, भाई वो ऑफिसर बंदा, भाई कुछ तो बात होगी इसमें भाई, है ना। मतलब ऐसा लगता है भगवान के पीछे से तो रोशनी सी निकल रही होती है ना, वैसी वाली फील आती है रिकमेंड कैंडिडेट को देख के, ठीक है। और जब आप यस सर। इलाहाबाद बोर्ड में रिकमेंड चेस्ट नंबर लेके पहन के चलते होगे तो लोग मुड़ मुड़ के भी देखते होंगे, है ना। यस सर, देखते थे। देखते ना। तो यार ये लाइक बताओ, तुम रिकमेंड कैंडिडेट में कुछ खास बात होती है क्या ऐसी? A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने। देखिए, जिनको आपने देखा उनका नाम है पंकज महाले। 2 बार एनडीए निकाला है और 1 बार स्कूल करते करते निकाला है, बहुत बड़ी बात है। बट इनकी कहानी में आपको 3 चीजें बहुत देखने को मिलेंगी, एक हम्बलनेस, स्वीटनेस और इनकी स्मार्टनेस। ये तीनों चीजें आपको देखने को मिलेगी। और इनका लेवल ऑफ हार्डवर्क, एक मिडिल क्लास फैमिली से आया हुआ बंदा कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है अपने ड्रीम के साथ। ये बंदा पहले ही अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट हो जाता है और उसके बाद सीधे रिकमेंड। पर रिकमेंड कैसे हो जाता है, इस पूरी जर्नी को समझाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो स्क्रीन आउट की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, वो कॉन्फ्रेंस आउट की प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। बट ये रिकमेंड हो गए हैं, कैसे हुए हैं, इनके मुंह से समझते हैं। क्या हाल पंकज महाले, जय हिंद। जय हिंद सर। क्या हाल यार, यू आर गोइंग टू गो इन अ ड्रीम लैंड एनडीए पुणे, क्या हाल भाई, कैसा जोश है तुम्हारा? सर अच्छा है सर, बहुत बढ़िया लग रहा है मतलब अभी बहुत बढ़िया लग रहा तो। है। ये बताओ दैट यू गॉट स्क्रीन आउट इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, यस एंड सर। दूसरे अटेम्प्ट इज इलाहाबाद। मैं तो सुनी होगी, रिजेक्शन सेंटर है, यहाँ से तो वापस जाना ही पड़ेगा बेटा तुम्हें। सुनी थी। तो फर्स्ट यहाँ टाइम भी सुनी थी। फर्स्ट टाइम भी सुनी थी? फर्स्ट टाइम कौन सा अटेम्प्ट, मतलब कहाँ पर बोर्ड मिला था आपको? 11 एसएस भी था सर फर्स्ट टाइम। अच्छा, 11 एसएस भी था, ओके। तो यहाँ पर एक बुरी बात सुनी होती, तो आपने इस बात को मतलब सीरियसली लिया था कि मतलब कि क्या है, झूठ बोलना है, पता था आपको? मतलब सीरियसली तो नहीं लिया था, पर मन में एक जगह पर था कि हाँ भाई, इलाहाबाद है तो कुछ ना कुछ तो होगा अलग। काफी बड़ा है और काफी जगहों से सुना हुआ है कि बहुत डिफिकल्ट बोर्ड है, रिजेक्शन सेंटर है, काफी सारी चीजें थी। सो यू गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम द इलाहाबाद इन अ सेकंड अटेम्प्ट, ठीक है। अभी बताओ, ये मिथ है कि सच है, क्या है ये? सर मतलब एक बार आप रिकमेंड हो जाते हो उसके बाद में तो नहीं लगता कि कोई मिथ है। अगर आप बार बार अगर यू गेट स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस आउट, तो लगता है। अगर ओके, मुझे तो अभी ऐसा लगता है कि अगर हम परफॉर्म करेंगे तो फिर कोई इश्यू नहीं है। फिर कोई इशू नहीं है, ग्रेट। बट ये बताओ यार, तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट स्क्रीन आउट था, सेकंड अटेम्प्ट रिकमेंडेड, इसका मतलब देयर इज अ वास्ट लेवल ऑफ नॉलेज डिफरेंस, मतलब नॉलेज में तगड़ा डिफरेंस आया होगा, तभी हुआ होगा, करेक्ट है। अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाहूंगा इस सवाल से पहले, ये बताओ शर्ट मैचिंग का रीजन क्या है? टाई मैचिंग, शर्ट मैचिंग, मुझे तो भाई वाली फीलिंग आ रही है लिटरली। नहीं सर, कोई मतलब अभी मोस्टली सब डिफेंस एस्पिरेंट्स का ऐसा ही होता है कि स्काई ब्लू कलर शर्ट है। फिर ये कॉन्फ्रेंस उस दिन भी बहुत सारे लोगों के साथ मैचिंग ही था। यही मेरे साथ यही दिक्कत है, मुझसे लोग पूछते हैं भाई दूसरी शर्ट क्यों नहीं पहनता, भाई एसएसबी के लिए 5 शर्टें खरीद रखी है मैंने, ये एक ही रंग की, कि भाई दिक्कत ना आ जाए कोई, इसी चक्कर में एक ही शर्ट पहनता रहता हूँ मैं। ग्रेट, चलो नहीं यहाँ पर आते हैं। बट नाउ लेट्स कम टू योर नॉलेज पार्ट। नॉलेज में वास्ट डिफरेंस आया है, तो पहली बार स्क्रीन आउट क्यों हो गए थे? आपने कभी सोचा दोबारा बैठ के कि ये पहली बार स्क्रीन आउट कैसे हो गया, मैं क्या कारण रहा? सर सोचा था, मतलब उस टाइम लगा कि थोड़ा लैक ऑफ प्रिपरेशन हो गया। और इतना सीरियसनेस नहीं था उस वक्त एसएसबी का। मतलब जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एनडीए रिटर्न क्लियर कर लिया, तो सोचा कि यार अभी तो हो गया मतलब एनडीए। और जो सेकंड स्टेज है उसके तरफ मतलब ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ऐसे हो गया। और फिर बाद में पता चला कि मतलब रिटर्न तो जस्ट एक स्क्रीनिंग टाइप भी है, और जो एसएसबी है वो इम्पोर्टेंट स्टेज है एनडीए में अगर जाना है तो। अच्छा चलो, मैं आपका एक पॉज बाद देता हूँ यहाँ पर। यू टोल्ड मी ऑन द कॉल कि भाई मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट का शायद एक कारण डेस्परेटनेस भी हो गया था, कि मैं यूनिफॉर्म के लिए, इंडिया के लिए डेस्परेट हो गया था। जी जी हुआ था। वो क्या कहानी है, जरा पूरी ढंग से समझाओ, क्या दिमाग में चलती थी थॉट्स डेस्परेट वाली, वो मुझे बताओ, कि दुनिया वही उसी से गुजर रही है। ओके सर, मतलब क्या हुआ जब मैं 11th और 12th में वहां पे था, जब रिटर्न क्लियर हो गया और हम्म, जब मतलब रिटर्न की प्रिपरेशन भी चल रही थी, तो हम्म, ये सोचा था कि पेरेंट्स ने अभी 2 साल काफी पैसा खर्च किया है। मतलब पेरेंट्स के बारे में बहुत बार ये सोचना आता था कि अगर मतलब नहीं हुआ तो मतलब सबको बुरा लगेगा। ये जो डेस्परेशन थी, होना ही चाहिए, अगर नहीं हुआ तो मतलब सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ये चीजें होती थी उस वक्त। और जब एक बार नहीं हुआ, तो फिर समझ गया कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, पेरेंट्स हो या तो वो कोई भी हो, फ्रेंड्स हो हाँ, या रिलेटिव हो, वो हम्म, तो मतलब उनका पूछने का काम है। ये हम्म, तो मतलब हमारे ऊपर है, अगर हम डेस्परेट नहीं रहेंगे तो फिर अच्छा है, अपने परफॉर्मेंस अच्छा कर पाते।
अगर हम उसकी उसी के बारे में ज्यादा सोचने लगते कि क्या होगा, क्या सिलेक्शन होगा या नहीं, तो हम परफॉर्मेंस कर पाते। ग्रेट। मतलब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये साथ मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी, मैं भी डेस्परेट था यूनिफॉर्म के लिए। अब मुझे एहसास हुआ कि ऑलरेडी एसएसबी स्ट्रेस में तुम्हें चेक करती, तुम स्ट्रेस में कैसे परफॉर्म कर रहे हो, ऊपर से तुम और स्ट्रेस ले लो उसका, तो बेड़ा कर गए वो तो। हाँ जी सर। अच्छा ये बात हो गई, चलो ये बात तुम्हें कैसे समझ में आई? सेकंड अटेम्प्ट जाते वक्त समझ में आई कि जब तुम आफ्पा जब तुमने ज्वाइन किया तब तुम्हें समझ में आई? नहीं सर, जब फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया उसी के बाद में मतलब ये चीज समझ गई थी कि अभी सेकंड अटेम्प्ट जब भी होगा तो डेस्परेट नहीं होना है। डेस्परेट नहीं होना, ठीक है, ये बात तो क्लियर है तुम्हारे दिमाग में, ठीक आ गई। बट जब तुम यहाँ से गए तो तुमने सेकंड अटेम्प्ट में कोचिंग ज्वाइन करनी पसंद करी कि मैं कोचिंग ज्वाइन करता हूँ, जी। ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में एक डाउट रहा होगा, या स्क्रीन आउट में हो रहा हूँ, आई वांट टू गेट स्क्रीन इन एनी हाउ, किसी भी तरह स्क्रीन तो होना है। सो व्हाट वाज द बिल्कुल। थॉट प्रोसेस इन योर हेड? मतलब उस वक्त तो ये था कि स्क्रीनिंग ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे सामने, क्योंकि हाँ। मैं तो उस वक्त फर्स्ट अटेम्प्ट में सीधा स्क्रीन आउट हो गया। तो मैंने बाकी के फ्रेंड्स को देखा था वो स्क्रीन इन हो गए एंड हम्म अनफॉर्चुनेटली वो कॉन्फ्रेंस आउट हो गए। तो मैंने सोचा कि अगर हमें रिकमेंड होना है तो कम से कम स्टेज 1 को तो क्लियर करना ही पड़ेगा इस अटेम्प्ट में। हम्म अगर हम वही नहीं क्लियर कर पाएंगे तो हमें आगे की प्रोसेस का इस बार भी नहीं पता चलेगा, तो हम उससे और एक बार अनअवेयर रह जाएंगे। तो हम मतलब मैं खुद को चांस ही नहीं दे पाऊंगा रिकमेंड होने का, इसीलिए स्टेज 1 तो काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा ऐसे लगा। एक बात बताओ, जो फ्रेशर का तो कहा जाता है भाई गोल्डन अटेम्प्ट है ना, ये है वो है, फ्रेशर तो तुम रहे नहीं, तुम स्क्रीनिंग के लिए उसमें तुम रिपीटर में डाल दिए गए, तो तुम्हें लगा कि भाई ऐसा बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो गया तुम्हारे साथ अब? ऐसा कुछ नहीं लगा, मतलब हमारे साथ जो बंदे ग्रुप में कैसे बंदे उस पर डिपेंड करता है। हम्म कुछ रिपीट के ग्रुप में शायद हो सकता है कि मतलब बहुत चिल्लाएंगे, कोई बोलने ही नहीं देगा। मतलब मेरे ग्रुप में तो ऐसा मतलब कोई नहीं था। मोस्टली सबने ट्राई किया कि एक दूसरे को बोलने दे, अपने अपने पॉइंट्स पुट फॉरवर्ड करे। हम्म। अनड्यू एडवांटेज मतलब डिसएडवांटेज नहीं था कि मैं रिपीटर बन गया तो चलो ऐसा वो हो तो गया। चलो एक ग्रुप की बात भी हो गई, ग्रुप अच्छा मिल जाए, बट यू वेंट टू आफ्पा, एंड आफ्पा में 3 से 4 बार स्क्रीनिंग करा जाती है सेम फॉर्मेट में जैसे होती है, ऑफिसर बैठे होते हैं, वो तुम्हें असेस करते हैं और बताते भी है, ठीक है, कि भाई तुमने क्या गलती की। अब उसमें ना क्या होता है, मैंने एक एडवांटेज देखा है आफ्पा का कि आपके दिमाग में ना सेट हो जाता है कि स्क्रीनिंग में परफॉर्म कैसे करना है। सो व्हाट योर माइंडसेट रिगार्डिंग स्क्रीनिंग? सर मेरा माइंडसेट तो फर्स्ट ये होता था कि जब मैं पीपीडीटी में बैठा हूँ तो पहले पिक्चर बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करनी है 30 सेकेंड्स के लिए, मतलब पूरा कॉन्सेंट्रेशन। देर आर सम मतलब कैडेट्स होते हैं कुछ कि वो लिखने पे ज्यादा फोकस करते और पिक्चर जल्दी जल्दी देखकर खत्म कर देते। जब तक मतलब पिक्चर शो हो रही है 30 सेकेंड्स, वो 30 सेकेंड्स तो अच्छे से पिक्चर ऑब्जर्व करनी ही है। उसके बाद में एक स्टोरी व्यू करनी है अपने माइंड में जल्दी से जल्दी। हम्म अगर उसके बाद में 5-10 सेकेंड एक्स्ट्रा ले सकते हैं स्टोरी सोचने के लिए, ये एक चीज है। अगर हम मतलब स्टोरी अच्छे से सोच ले तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड कमिंग टू द डिस्कशन एंड नरेशन पार्ट, अगर हम जब हमें बीच में जो टाइम मिलता है स्टोरी लिखने के बाद, अगर अननेसेसरी किसी से बात करने की बजाय अगर हम वो स्टोरी खुद ही मेमोराइज करेंगे तो अच्छा ही होगा। मतलब उधर हम फंबल नहीं करेंगे जब हमारा बिल्कुल नरेशन बिल्कुल चल रहा है। बिल्कुल, और ये फिर बात जब सही डिस है। बट मैं थोड़े सवाल मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मुझे कॉल पे आपने कहा था कि आप 10 20 10 सेकंड ऊपर और लेते थे स्टोरी देखने में, जी। पिक्चर देखने में, बट आप मेक श्योर करते थे कि लिखने से पहले मेरे दिमाग में पूरी स्टोरी फ्रेमवर्क में हो, कि मैं जी लिखूं, स्टार्ट कहां से करूंगा और एंड कैसे करूंगा। जी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सर उसका मतलब रीजन ये है कि अगर हम पिक्चर अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते तो हाँ। मतलब हमारे माइंड में डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे या अलग अलग स्टोरीज नहीं आएंगी फिर हमारे माइंड में। अगर मतलब जो जल्दी पिक्चर देखकर स्टोरी लिखता है उसका मतलब ये है कि उसने कोई प्री कंसीव्ड आइडिया को दिमाग में लाना स्टार्ट कर दिया। अगर हम एक स्टोरी एक पिक्चर देखकर अगर थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं मतलब कि हम सोच रहे कुछ, अगर जल्दी लिखना स्टार्ट किया तो कोई और आइडिया थी और फिर बाद में दिमाग आता है कि पिक्चर में आ रही ये ऐसी चीज तो नहीं थी वहां पे, तो मैं ये स्टोरी कैसे लिखूं। फिर अनफॉर्चुनेटली फिर हमें वो चेंज करनी पड़ती है बीच में स्क्रिप्ट जो हम्म। स्टोरी की है। तो कटिंग भी हो इसीलिए जाती अगर है, कटिंग भी हो जाती है, राइटिंग भी और खराब हो जाती है। अच्छा एक बात और आपने मुझे कही थी कि मैं एक बार अगर स्टोरी मैंने सोच ली है तो मैं अपने दिमाग को फर्म कर लेता हूँ कि मैं उसके अलावा कुछ और डाइवर्ट करके नहीं लिखूंगा, बस अब वही लिखूंगा। हाँ कभी मन में नहीं आया कि चल यार ये वाली शायद अच्छी नहीं है, अब दूसरी लिख देता हूँ? कभी नहीं लगा? सर पूरी स्क्रिप्ट तो नहीं चेंज करता था, मतलब कुछ अगर मतलब कुछ एक्शंस लिखनी है तो वो कभी कभी हो सकती थी, लेकिन एक बार अगर कोई थीम सोच ली किसी के हम्म बारे में कुछ हम्म क्लीनलीनेस या फिर टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, ऐसा अगर कुछ लिख लिया एक बार तो टीचर स्टूडेंट से सीधा मैं बिजनेस के प्रोफेशन पे
उस तरीके से इतना चेंज नहीं करता था, हल्का थोड़ा फुल्का। बहुत उसमें। ठीक है। अच्छा, पहली बार जब स्क्रीनिंग गए थे, ठीक है, आफ्पा ज्वाइन करने से पहले, ठीक है, अब आफ्पा ज्वाइन करने से पहले स्क्रीनिंग गए तो तुम स्क्रीन आउट हो गए, वो जरा माहौल समझाओ, क्या था वहां माहौल? मतलब फ्रेश मार्केट था, लोग बोल नहीं दे रहे, या तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्या हो रहा था वहां पर तुम्हारे साथ? सर मतलब उस टाइम क्या हुआ कि पहले तो मैं ज्यादा मन में सोच रहा था, इस वजह से वहां पे क्या चल रहा है, पहले तो थोड़ी मतलब स्टोरी ऐसे बहुत ज्यादा अलग अलग स्टोरीज मिक्सअप हो गई मेरी, 2 3 जब लिख रहा था तभी अलग अलग 2 3 थीम्स एडअप हो गई। ये अच्छा। पहली चीज थी मेरी तरफ से। ओके। और उसके बाद वहां पे जब मैं डिस्कशन में बैठा तो मतलब RIMC गाइस थे, सैनिक स्कूल के स्टूडेंट्स थे, तो मतलब थोड़ा डरा हुआ था उनसे कि यार ये बोलने देंगे या नहीं, क्या होगा पता नहीं, अभी ओके। इतने कम लोगों को लेना है तो मुझे लेंगे या नहीं ये पता नहीं था। तो मतलब उनसे ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए जो अपना खुद का परफॉर्मेंस है अच्छा वो नहीं कर पाया। ये एक चीज हुई थी उसको। ठीक है, बट यू हैव अ क्लियर माइंडसेट हाउ टू डील विद अ फिश मार्केट, जो कि लोगों के दिमाग में नहीं होता। व्हाट इज दैट? बिकॉज ये आपने आसपास से डेवलप किया था, जो 3 4 सेशन हो रहे थे। व्हाट इज दैट? सर वो जो माइंडसेट था मतलब GD के लिए कि फिश हाँ। मार्केट हो, कोई बोलने ना दे रहा हो तो हाँ। कैसे बात करेंगे। हम्म। मतलब अभी कैसे होता है कि जब हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा, हम्म। इफ देर आर टू 15 पीपल इन आर ग्रुप, तो हम्म। जब स्टार्टिंग में तो सब बोलना स्टार्ट ही कर देंगे, अगर सपोज कोई नहीं बोलता है तो हम इनिशिएट कर सकते हैं, अगर ठीक है। कोई नहीं बोलता तो अब आफ्टर 30 35 सेकेंड्स ऐसा होगा कि पूरे ग्रुप का आवाज थोड़ा कम हो जाएगा। दैट इज द पॉइंट। आप अपनी आवाज की लेवल थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो एंड यू कैन जंप इनटू द डिस्कशन। और ठीक है। अगर आप वैलिड पॉइंट दे रहे हो तो सब लोग जरूर सुनेंगे। वैलिड पॉइंट ये दे रहे हैं। तो ये तो फर्स्ट हो गया। ठीक है, मान लो ऐसा भी नहीं हुआ उसके बाद आपकी तरह और भी कोई, मतलब ऑन द टोज है कि हाँ भाई मेरे को बोलना है, फिर क्या करोगे? सर मतलब ऐसे ये तो एक इंस्टेंस हो गया, ऐसे हाँ। मतलब कम से कम 2 to 3 4 इंस्टेंसेस आएंगे जरूर, मतलब ये कंटिन्यू बोलते जा रहे हैं और बीच में रुक गए सब लोग, ठीक है। ऐसे काफी इंस्टेंसेस आएंगे। ठीक है। ओके, बट और यहाँ पर मतलब व्हाट्स योर पॉइंट कि सिर्फ बोलना मतलब है कि ग्रुप में वैल्यू ऐड करना मतलब है कि एक कॉमन कंक्लूजन पे लेकर आना है? यस, कॉमन कंक्लूजन पे लेकर आना, या फिर अगर सब लोग मतलब किसी एक ही चीज के बारे में अगेन एंड अगेन बातें कर रहे तो हम लोग कुछ और पॉइंट लेकर आ सकते हैं, जो कोई और किसी के बारे में जो जिसने उसके बारे में बात नहीं की है। तो हम लोग डिस्कशन से पहले मतलब सब लोग एक साथ बातें कर रहे तो हम लोग सोच सकते हैं पहले माइंड में कि मुझे क्या पॉइंट बताना है, कोई अच्छा पॉइंट अगर हम दिमाग में पहले से सोच लेते रादर देन कि सिर्फ जंपिंग इनटू द डिस्कशन, कि मुझे बोलना है इसीलिए डिस्कशन में पार्ट नहीं लेना है, कोई वैलिड पॉइंट बोलना है इसीलिए मुझे डिस्कशन में पार्ट लेना है। ठीक है, बट आप एक बात ध्यान बड़ा रखते थे, मुझे आपने शायद बताया था, मुझे तो थोड़ा स्ट्रेस करके बताया था क्यों कर देते? आप कभी भी रिपीट पॉइंट नहीं करते थे, कोई भी पॉइंट रिपीट नहीं करते थे, आपने साफ साफ कहा था। व्हाट इज द रीजन कि मतलब पहले किसी ने बोल दिया वो पॉइंट रिपीट नहीं होगा? सर मतलब कोई अगर पॉइंट हम रिपीट करते हैं तो पहली बात तो है कि वो बंदा हमारी तरफ अटेंशन नहीं देगा क्योंकि उसने तो वो पॉइंट बोल दिया है, हम्म। और बाकी लोगों ने अगर वो पॉइंट सुना है तो व्हाई विल दे गिव अटेंशन टू अस। अगर एक चीज अगर मतलब कोई भी इंसान एक ही चीज बार बार तो नहीं सुनना चाहता, बिल्कुल कुछ सही बात अलग है। अलग डिस्कशन में। ठीक है, ये बात मैं आपकी बात समझ गया। मुझे एक बात और बताओ, ये बात आपने अफ़वाह में सीखी होगी कि कहीं न कहीं कई बार ऐसा होगा कि लोग आपको सुनना पसंद नहीं करेंगे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करेंगे जीडी में, ठीक है? ये वो पॉइंट होता है जब आपका मौका ना छीनने की कोशिश करता है सामने वाला, ठीक है? आप वो रिलेट कर पा रहे होगे। तो व्हाट इज़ द योर व्यू पॉइंट कि इस पे कैसे करना है? अगर मतलब हमारा व्यू पॉइंट कोई नहीं सुन रहा है तो हाँ। उस वक्त मतलब यही हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि जो ग्रुप मोस्ट ऑफ द ग्रुप मेंबर्स जो बोल रहे हैं उसे ही हम एग्री करें और कुछ ऐड करने की कोशिश करें ग्रुप में। मतलब यही हमारा मोटिव है ग्रुप डिस्कशन का कि जो भी ग्रुप स्टोरी है उसे कैरी फॉरवर्ड करनी है। ठीक है। अगर अच्छा। हमारे ओके। ऐड करेंगे। ओके, मान लो आपको अपना पॉइंट कन्विंस करना है सामने वाले को, सो यू जस्ट टेक ऑन इट, और क्या करते थे मतलब वहां पर? मतलब मैं पहले तो सबसे पहले माइंड में सोचता था कि बेस्ट वे क्या होगा इस पॉइंट को सबको कन्विंस करने के लिए, मतलब कैसे बताऊंगा, अगर कोई भी पॉइंट होगा तो उसे कैसे सबको कन्विंस करेंगे, मतलब वैलिड रीजन होना चाहिए उस चीज के लिए। ओके। अगर वैलिड होगा तो करेंगे, अगर नहीं है तो फिर ड्रॉप कर लेंगे 1 2 बार एक्सप्लेन करने के बाद। ठीक है। अच्छा, आप कितने लोग रिकमेंड हुए थे? सर 4 लोग हुए थे सर रिकमेंड। अच्छा, 4 लोग रिकमेंड हुए थे, उसमें से आरएमसी और साइंस स्कूल के कितने थे? सर सेकेंड अटेम्प्ट या फर्स्ट अटेम्प्ट में सेकंड अटेम्प्ट की बात करूं, सेकंड अटेम्प्ट में आप कितने लोग रिकमेंड हुए थे? कोई नहीं था सर, RM से और सैनिक स्कूल का। कोई नहीं हुआ था, सिर्फ आप हुए थे?
हाँ सर। पर लोग तो मानते हैं कि आरएमसी सैनिक स्कूल या जो जिनके मम्मी पापा आर्मी में होते हैं उनका रिजर्वेशन होता है कहीं ना कहीं कुछ। तो आपको नहीं लगा वहां पर सर कुछ है ऐसा? आई डोंट थिंक सो सर, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम परफॉर्म करेंगे तो दे डेफिनेटली गेट अस रिकमेंडेड। अच्छा। लास्ट टाइम मैंने परफॉर्म नहीं किया तो सिलेक्ट नहीं किया, इस टाइम किया तो ऑटोमेटिकली कर लिया मतलब। ठीक है। ग्रेट। परफॉर्म करेंगे तो देन दे डेफिनेटली डू। ठीक है। अच्छा, एक पहले अटेम्प्ट में आप खुद तैयारी करते हो जिसमें आप बाहर हो जाते हो, दूसरे अटेम्प्ट में आप जाते हो और रिकमेंड होते हो। नॉर्मली क्या होता है, जो स्क्रीनिंग की स्टेज क्वालिफाई कर लेते हैं तो कॉन्फ्रेंस वाले स्टेज में जाके अटक जाते हैं। बट हाउ इट हैपन कि आप रिकमेंड हो रहे हो? व्हाई डिड यू जॉइन आफ्पा, एंड ये इसका कारण है क्या? अगर एक थोड़ा संक्षेप में बताना चाहो क्या कारण होगा इसका। ओके सर, मतलब मैंने सोचा था कि मतलब पहले तो अभी फर्स्ट टारगेट ये था कि स्टेज 1 तो क्लियर करना है इस बार किसी भी ठीक है। तरीके से। हाँ हाँ। अगर क्लियर कर लिया तो हम्म। मतलब खुद को अननोन नहीं रखना है स्टेज 2 से। ओके। अच्छे से जाना स्टेज 2 की हर एक टेस्ट को। हम्म। तो ये वो रीजन था आपका ज्वाइन करने का। ठीक है। और मैंने नटराजन सर की, अशोक सर की अलग अलग जो वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे, तो मेरी मतलब वीडियोस। उनके जो, हाँ हाँ, जो वीडियोस थी उससे हाँ। मतलब काफी, मतलब मुझे वो जो, मतलब उनकी जो थिंकिंग थी, जो वो बताते थे वे ऑफ थिंकिंग, वो मतलब मुझे कन्विंस करती थी, इसीलिए मैंने ज्वाइन किया आपका को। बट मुझे ये लगा कि बात। यहाँ, हम्म। क्या बताओ, आप क्या मतलब कह रहे थे? यहाँ करेक्ट मतलब वे मिलेगा, या तो अच्छा। मतलब करेक्ट ये मिलेगा। ठीक है। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पर और लेकर आता हूँ। कोचिंग के बारे में बदनामी भी बड़ी सुनी होगी, या जो कोचिंग जाते हैं ना उनका तो फिर पक्का नहीं होता। सुना था? सर ऐसा कुछ नहीं होता कि कोचिंग जाएंगे तो पक्का नहीं नहीं, होता। सुना था, पहले आप मुझे बताओ, सुना था कि नहीं सुना था? अ, नहीं सर, ऐसे सुना तो नहीं था, मतलब कई जगह से ऐसे भी सुना था कि कोचिंग जाओगे तो मतलब चांसेस बढ़ते हैं, और ऐसे भी सुना था कि जाओगे तो मतलब पक्का नहीं होगे। दोनों तरीके से सुना होता, तो मैंने उसे अच्छा। पॉजिटिव वे में। अच्छा, पॉजिटिव में लिया एंड यू डिसाइड टू गो टू द नटराजन सर। ठीक है। ओके, तो अशोक सर की वीडियो देखी थी वहां पर सीन। अच्छा, ये बात बताओ, आई हैव हर्ड अबाउट द आफ्पा दैट दे डू, मतलब टास्क, जो भी टास्क होते हैं, चाहे वो जीडी हो चाहे वो पीजीटी हो, वो मल्टीपल टाइम हो रहा है। जैसे नटराजन सर का जीटीओ वो पहले ले रहे हैं, उसके बाद कर्नल हसबनी सर भी ले रहे हैं, दोनों ही जीटीओ हैं। और दोनों में आपको रॉ दे दिया गया है, मतलब आपको कुछ ऐसा पढ़ा नहीं रहे हैं, वो उनको कह दिया कि डायरेक्ट डाल दिया और तुम करो और हम असेस करके तुम्हें बताएंगे तुम्हारी गलती क्या है। इज इट सो? मतलब वैसे नहीं होता, पर वो जब हमारा हर एक एक्टिविटी होती है, तो हाँ। मतलब बस हम बता दें कि परफॉर्मेंस कैसे था हमारा इस एक्टिविटी में। ओके। हर एक एक्टिविटी का सेंस होता है, इसीलिए 9 एक्टिविटीज रखी हुई है जीटीओ में, कि हर एक्टिविटी से कुछ अलग अलग चीज देखनी होती है, मतलब जो भी ऑफिसर्स है उनको उसका क्या एसेंस है या क्या इंपॉर्टेंस है उस एक्टिविटी का, वो हमें एक्सप्लेन करने का, मतलब वो एक्सप्लेन करते थे हमें। तो हम खुद ब खुद समझ जाते थे कि इसमें कैसे परफॉर्म करना है हमें इस एक्टिविटी में। ओके, सो लाइक रियलिस्टिकली दे ट्रीट यू एंड दे गिव यू द फीडबैक ऑफ दैट। जी सर। ओके, ग्रेट। अच्छा, चलो तुम्हारी एसएसबी पे आते हैं। सो यू गॉट स्क्रीन इन, ठीक है। जी यू सेट फॉर द साइकोलॉजी टेस्ट ऑन द डे 2। इसमें दो चीजें आती हैं, एक होता है 12th पिक्चर, एक आता है एसडी। ये दो ऐसी चीजें हम घर से तैयार करके जाते हो। जी सर। सो व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? घर से तैयार करके लेके जाना है? सर करके जाना चाहिए, मतलब अभी एवरीबॉडी नोज कि 12th पिक्चर जो है वो ब्लैंक होने वाली है, हाँ तो हाँ। हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। और ठीक है। एसडीबी जो है सब लोग प्रिपेयर, अगर एवरीबॉडी प्रिपेयर्स, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ जो एसेसर्स होंगे कि उन्हें भी पता है कि सब लोग प्रिपेयर करके आने हैं, तो हमें उस चीज में तो कम से कम अपना बेस्ट दिखाना है। जो 12th पिक्चर है या जो एसडी है, अगर सबको पता है कि ये प्रिपेयर करके आते हैं और उसमें भी अगर हम एक बिलो एवरेज चीज अगर लिखते, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अभी पंकज महाले ने आपसे कहा कि इन्होंने 12th पिक्चर तैयार करके गए थे, क्योंकि एसेसर को भी ये बात पता होती है कि ये 12th पिक्चर बच्चे घर से प्रिपेयर करके आते हैं, तो उन्होंने कहा ये अच्छी सी प्रिपेयर करके गए थे। बट यहाँ पर एक बात मैं आपको दोबारा रिमाइंड कर रहा हूँ, टैट में टोटल 11 पिक्चर आती हैं और एक ब्लैंक। ठीक है। अगर आपकी ब्लैंक पिक्चर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, ठीक है, और 11th पिक्चर जो आपने 11 1 to 11 जो भी आपने करी है वो वीक है, तो यहां पर ये लोग पकड़ लेते हैं। कैसे पकड़ते हैं आपको अभी समझ में आएगा। अब आपको ये बात समझ में आ जाएगी पंकज ने कितनी ज्यादा मेहनत की है, कितनी ज्यादा कि उसने अपनी फर्स्ट 11 पिक्चर का लेवल इतना अच्छा कर दिया कि जो बच्चा घर से तैयार करके लेकर आता है उतना लेवल अच्छा है। जरा ध्यान से सुनिए।
कमांडेंट योगेश दत्ता की बात, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिटेल में ये बात समझनी हो। बात होगी 12 स्टोरी की, जो कि मैं कहना चाहता हूँ कि 12 स्टोरी एक ब्लैंक स्लाइड है, जिसमें आपको खुद ही एक स्टोरी, आपको एक पिक्चर बनानी है, आपको माइंड में बनानी है, एक खुद पिक्चर बनानी है, और उस पर आपको एक स्टोरी लिखनी है। और वो क्या होता है कि जनरली मोस्ट, नॉट आई से मेनी, इनफैक्ट आई थिंक से 99% जनरली क्या करते हैं, और होना भी चाहिए, कि आपने जो बनाई है माइंड में पिक्चर, वो आपकी ही किसी लाइफ एक्सपीरियंस से कनेक्टेड होनी चाहिए जी। जैसे बहुत इजी होता है, क्योंकि आप उस पर अगर एक स्टोरी बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो स्टोरी का एक बहुत वजूद भी होता है, मायने भी होते हैं, और हमें उससे काफी कुछ पता भी चल जाता है। अगर आप कोई चीज है, जैसे कि आप आर्ट स्टूडेंट हैं और आप एक मशीन बना रहे हैं, या बहुत ही सूफी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो वो कोरिलेट नहीं करता। पीआईक्यू में आपने लिखा है कि आपने एक आर्ट स्टूडेंट है और आप बना रहे हैं एक मशीन, तो आपके बेसिकली एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको वो जस्टिफाई नहीं कर रही है वो चीज करने के लिए। ओके। तो आपकी ये विजुअल थिंकिंग नजर आती है। ओके। आप सोच रहे हैं कि आप बना घर में गए, रटा रटा अपने एक पिक्चर पूरी अपने एक रटा बनाई है, फ्रेम अप की हुई है, और रटा रटा पिक्चर आके पेस्ट कर दिया है, तो क्लियर कट पता चल जाता है। ठीक है, तो मैं आपकी बात को कंसाइज करके कहूं तो आप ये कह रहे हैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस पे फोकस करो, पीआईक्यू फॉर्म तो ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाएगा 12 स्टोरी के अंदर। ग्रेट ग्रेट। देखिए, अभी आप पंकज से दोबारा मुलाकात करेंगे और वो एसडी के बारे में बात करेंगे, सेल्फ डिस्क्रिप्शन। सेल्फ डिस्क्रिप्शन भी एक ऐसी चीज है जो घर से तैयार करके लोग आते हैं, तो यहां पर लोग अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं। जरा पंकज की बात सुनते हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में। बट यहाँ पर जो एसडी होता है यार, वो तो बड़ा कंट्रोवर्शियल है। आप एसडी में ऐसी ऐसी बातें लिखते हो कि माय मदर थिंक आई एम अ वेरी सिंसियर रिस्पॉन्सिबल काइंड ऑफ बॉय हु केयर अबाउट द फैमिली, हु टेक द स्टडीज सीरियसली, पर उसमें थोड़ी सी हल्का सा मसाला डालने के लिए हल्की सी वीकनेस डाल दी, या शी थिंक आई एम लिटिल लेजी एंड आई नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, और नीड टू टेक केयर ऑफ माय फिटनेस। ऐसा आपने कुछ किया था? ऐसा इतना तो नहीं था, मतलब जो सही सही चीजें थी वही लिखी थी। मतलब ऐसा नहीं कि सब अच्छी चीजें बताने की कोशिश, मतलब अच्छी चीजें भी जो बताई वो भी मतलब सही सही थी मेरी लाइफ में। क्या बताया मतलब आपने, जो क्या भी असेस करके निकाला अपने दिमाग से कि भाई मेरी लाइफ ये है? ओके, मतलब हर एक का मतलब देखने का व्यू पॉइंट अलग अलग होता है। हाँ। टीचर्स अलग हमें देखते, फ्रेंड्स देखते अलग, पेरेंट्स अलग देखते। टीचर्स होगा तो मतलब टीचर्स का क्या होता है हमसे कि हम सिंसियर रहे, ओबीडियंट रहे। तो मैं ये था, ये दोनों चीजें मुझ में थी, तो मैंने ये लिख दिया। और अगर कोई नेगेटिव पॉइंट बोलने जाए टीचर्स के बारे में, तो मतलब मैं जब 10th स्टैंडर्ड तक था तो काफी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व था एक्टिवली। तो मतलब वो बोलते थे कि थोड़ा उधर कम ध्यान दो, यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट, सो फोकस मोर ऑन द स्टडीज। सो ये चीजें लिखी मैंने। ऐसे नहीं कि नेगेटिव लिखने के लिए कुछ और ही लिख दिया, जो सच था वही लिखा इसमें। टीचर्स की ये बात होगी। अभी फ्रेंड्स है तो मतलब फ्रेंड्स क्या चाहते हैं कि वी शुड बी हेल्पिंग देम, जब स्टडीज में हो या फिर खेलने आए उनके साथ, मतलब इन्वॉल्व हो या उन्हें अपने साथ इन्वॉल्व करें। ये कुछ चीजें, ये चीज। तो अभी पंकज ने बताया उसने एसडी कैसे लिखी, और उसने बताया कि जो भी उसने एसडी में लिखा वो सब ट्रुथ था, सब सच था। पर अगर आपने झूठ लिखने की कोशिश की और किसी ने बताया कि ऐसे लिख दो, ऐसे लिखना चाहिए, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपने सुना हो भाई ऐसा ऐसा लिखा करो, ये करा करो, तो ये बात समझ लो आपके एसडी पता लग जाएगा झूठ है। आप झूठ लिख ही नहीं सकते हैं वहां पर, झूठ का वहां पर कोई ऑप्शन ही नहीं है। जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो कैच कर लेता है। देखिए, मैं आपको दोबारा बताता हूं, यहाँ पर कमांडेंट योगेश दत्ता साहब हैं, इनका मैं फिर से आपको एक क्लिप दिखाता हूं और आपको समझ में आ जाएगा। पहले वो टेट के बारे में बात करेंगे और उसके बाद वो एसडी पर लेकर आएंगे बात, और आपको समझ में आएगा क्या रिलेशन है और वो कैसे पकड़ते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी याद रखिए, और जरा मुलाकात करते हैं कमांडेंट योगेश दत्ता साहब से अभी। चलिए, मैं थोड़ा और, जरा आपने फ्रेशर रिपीटर कह दिया, जरा मैं थोड़ा रिपीटर के लिए थोड़ा और पूछता हूँ जरा। आपने भी कई बार कहा था कि अगर रिपीटर वो मिस्टेक कर रहा है तो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, नाउ आई ब्रिंग इट टू द लेवल ऑफ द साइकोलॉजी। ठीक है, एक लड़का है जिसकी हैंडराइटिंग बड़ी खराब है, उसको ये बात समझ में आ गई होगी, उसके अगर 6 से 7 अटेम्प्ट हो गए हैं, ठीक है, एंड ही कम बैक विद द सेम थिंग, एंड वो स्टोरी लिख रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है। अभी आपने कहा था थोड़ी देर पहले कि वी डू नॉट पेनलाइज ऑन दिस थिंग, नाउ द सिचुएशन हैज चेंज्ड। You say about the handwriting part who comes as a repeater? हाँ, रिपीटर, क्योंकि अब हैंडराइट पढ़ने में तो समझ में नहीं आ रहा है। आपने कहा था मैं पेनलाइज नहीं करता हूं मैं, नहीं। ठीक है, बट अभी क्या? Generally, candidates are not penalized on the quality of the handwriting. Yes, the content is basically always important, very very important. बट सर जैसे अगर But मैं it रिपीटर, basically
बताइए सर, Yeah, आप yeah, क्या कह please. रहे हैं? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, फिर मैं अपना सवाल रखूंगा। So what I'm saying is, a candidate, if he is not legible by handwriting, basically a lot of places he basically is not able to. Handwriting is bad. In fact, his handwriting is bad. हम्म We never penalize the candidate. It might so happen that the contents were not that right, so that's why he could able to get through in that first attempt. In the second or third attempt, again we make that much of effort, whatever he has written in his poor handwriting. Every candidate, even he is a fresher or repeater, will be in the same platform when we assess it, no doubt about it. Basically, the testing, we see those things which have been presented on the dossier. A guy, if he is in duress and if his handwriting is not legible and is keep on scrolling it again and again, it shows that his logical ability is not right, thinking process is not right. Right. Naturally, he has built up a story in his mind, and when he is writing about it, he is not producing the same thing, and then he was not right, and keep on scrolling and again come back with the same different idea. So when you are not right in those 4 minutes, then it shows that you cannot, your time management not right, right? Your speed of decision also, has restrictions, right? So it has got your thinking process, effective intelligence, other things also come to play. हम्म So those are the things which are very, very important. That because he has already been to the system once, he know everything right from point one to point last point, A to Z. What has happened? So he know it. So he is prepared. He should have been well prepared for about it. He should have been well prepared about each stages. इसके बाद मुझे ऐसा होगा तो मुझे ऐसा करना, इसके बाद मुझे ऐसा ऐसा करना है. Within the time frame of 12 stories, आपको ऐसा इतने टाइम मैनेजमेंट करनी चाहिए थी, आप नहीं की. सो आपके प्रिपरेशन फॉल्टी है. सो आपकी थोड़ी सी केयरलेसनेस एटीट्यूड दिखा देती है. इफ यू आर बीन दैट सीरियस, यू विल लिटिल वर्क वेरी हार्ड टू मेक श्योर दैट यू कैन राइट अ वेरी गुड स्टोरी इन दैट 4 minutes एंड कैन मूव ऑन. अगर आपकी लेजिबल हैंडराइटिंग नहीं है और फिर से आप उसको छोड़ दे रहे हैं या स्क्रॉल कर रहे हैं, फिर अगले स्टोरी में फिर स्क्रॉल कर रहे हैं, तो फिर पता चल जाता है. जनरली अ पर्सन हु कीप्स ऑन स्क्रॉलिंग इट, वो सेल्फ डिस्क्रिप्शन में स्क्रॉल करेगा. सेल्फ डिस्क्रिप्शन में स्क्रॉल करेगा। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात बोल दी है, मैं यहाँ से काउंटर लेकर आऊंगा। सेल्फ डिस्क्रिप्शन समथिंग यू कैन प्रिपेयर एट होम, यस, एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन समथिंग, अब मैं आउट भी कर देता हूँ, काफी लोगों को पता भी होगा, उन लोगों की दिल की बात निकाल देता हूँ, वरना वो ना चीट करने की कोशिश करते हैं। वो ये बात समझ चुके हैं कि भाई तुम सारा पॉजिटिव लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो घर से भी प्रिपेयर करके जा रहे हो, थोड़ा सा तो नेगेटिव डाल, और ऐसा डाल जो पढ़ने में न्यूट्रल सा लगे, कितनी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट ना है। एंड दिस थिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट बता के भेजता है। अब आफ्पा इज वेरी फेमस टू डेवलप द पर्सनैलिटी रादर देन जस्ट राइट कि ऐसा लिख वैसा लिख। नाउ यू बीन अ असेसर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, यू नो। अब आप मुझे बताइए क्या चक्कर है ये, मतलब यू जज इट, पता तो लग ही जाता होगा ना सर। यहाँ काट रहे हो तुम अपनी स्टोरी, यहाँ तुम फर्राटे से लिख गए हो, ये कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। यस, यू आर राइट शुभम, 100% पता चल जाता है कि आप जब स्टोरी लिख रहे थे तो आप स्ट्रेसफुल, 7th स्टोरी में आप स्ट्रेस में आइए, आपको कोई तो सेकंड थर्ड स्टोरी से स्ट्रेस में आना शुरू हो जाते हैं, हाँ, वहीं से स्कूलिंग शुरू हो जाती है. 12th तक तो आपने तो या kept on schooling so much that it's not able to, we are not able to find out either you have started from where and when to end. अभी आपको समझ में आ गया होगा कि एसएसबी के अंदर पंकज को कैसे असेस किया गया, और आपको ध्यान रखना है, आपको गलतियां नहीं करनी, कोई भी झूठ नहीं बोलना, आपकी पर्सनैलिटी ही आपको जिता सकती है एसएसबी के अंदर, उसी को ही डेवलप करें तभी आपका काम बनेगा। ठीक है, अभी हमारी बात पंकज से 15 OLQ के बारे में होगी। कई लोग अपनी स्टोरी में लिखते हैं जैसे करेक्टर राहुल इज अ वेरी डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज एंड वेरी डिटरमाइंड सीरियस गाय। ये OLQ छिड़कना कहते हैं इसे। ये गलतियां बहुत लोग करते हैं और पंकज इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको समझाएंगे। जरा पंकज से मुलाकात करते हैं। अभी 15 OLQ का आपने सुना होगा, 15 OLQ का, और आपने बच्चों को देखा भी होगा 15 OLQ छिड़कते हुए, मतलब वो वही OLQ लिख रहे हैं, वी आर वेरी रेस्पॉन्सिबल, डिटरमाइंड, ऑर्गेनाइज पर्सन। ये चीज आपने सुनी थी? हाँ सुनी थी सर, काफी सुनी थी 15 OLQs। 15 OLQ सुनी थी, तो ये इन चीजों से आपको भी इन्फ्लुएंस नहीं हुए? नॉर्मली लोग भटक जाते हैं इन चीजों में। हाँ मतलब इन्फ्लुएंस नहीं हुआ सर, मतलब मैंने ध्यान में रखा कि ऐसी ऐसी चीजें है, तो मतलब मैं बस ये ट्राई करने की कोशिश करता था, अपनी नॉर्मल लाइफ में देखता था कि इन 15 OLQs में जो चीजें है उसका मतलब ब्रॉड डिस्क्रिप्शन पढ़ के कि एग्जैक्टली है क्या ये OLQ और क्या ये मुझसे मैच करता है, और जो चीजें नहीं है
क्या मैं वो डेवलप कर सकता हूँ, मैं खुद से ही ढूंढता था मतलब। तो कुछ ऐसा मिला था जो आपको डेवलप करने के लिए हो उसमें? हाँ जी सर, डेवलप करने के लिए काफी सारी चीजें थी। जैसे? मतलब ऐसे ऑर्गेनाइज्ड वगैरह नहीं था मैं पहले, मतलब अच्छा। कुछ ऐसे सोच के ज्यादा नहीं करता था, पहले दिमाग में सोच के। वो एक चीज थी मुझे लगती थी कि ये मतलब लैक्यूना है मुझ में। ओके, और कोई चीज आपको लगा? और कोई चीज, बाकी सब चीजें तो मतलब अच्छी थी, काफी इन्वॉल्व वगैरह होता था, पार्टिसिपेट करता था स्कूल में, स्पोर्ट्स में, तो मुझे लगता था कि बाकी सब चीजें अपने आप कवर हो जाएंगी, होती मतलब मेरी उसके अंदर। ठीक है, बट जब ये सब चल रहा था, कोई ऐसी मिथ थी जो आपको पकड़ के रख दी हो? क्योंकि कई लोगों को, मतलब सोच के देखो ना, आप रिकमेंडेड हो, अब आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, ठीक है? अब जो एक नॉर्मल आदमी होता है ना, वो आपको कैसे देखता है? भाई वो ऑफिसर बंदा, भाई कुछ तो बात होगी इसमें भाई, है ना? मतलब ऐसा लगता है भगवान के पीछे से तो रोशनी सी निकल रही होती है ना, वैसी वाली फील आती है रिकमेंड कैंडिडेट को देख के, ठीक है? और जब आप जैसे इलाहाबाद बोर्ड में रिकमेंड चेस्ट नंबर लेके पहन के चलते होगे तो लोग मुड़ मुड़ के भी देखते होंगे, है ना? ये सर देखते देखते ना। तो यार ये थे। बताओ, तुम रिकमेंड कैंडिडेट में कुछ खास बात होती है क्या ऐसी? सर खास बात तो मतलब मुझे एक चीज लगी कि मतलब सब लोग जो होते हैं वो एकदम मतलब जिंदा दिल होते हैं, सबसे पहली चीज तो जितने भी रिकमेंडेड कैंडिडेट होते हैं? ये एक अच्छा, चीज होती है। ठीक है। और? चिल होते हैं, मतलब कि वो टेंशन नहीं लेते कोई किसी भी चीज का, कोई भी चीज हो मतलब उन्हें। और एक चीज जो सबसे अच्छी चीज मैंने सीखी थी, मतलब दूसरों से देखी मैंने रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के अंदर, कि मतलब उनके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उन्हें उसे टैकल करना आता है खुद से, बिना टेंशन लिए। ये एक अलग चीज देखी थी सर मैंने। अच्छा, अच्छा, तो आपने नोटिस की जिंदा दिल होते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं, बट दीज थिंग यू डेवलप, और ये थी? सर मतलब थोड़ा थोड़ा था पहले, जब मैं आर्मी स्कूल में गया 11th 12th में, हाँ, तो मैंने हाँ। ये डेवलप वहां पर मतलब खुद ब खुद मेरे अंदर मतलब इनकलकेट हो गई ये चीजें। मैंने ऐसे चाहा नहीं कि ये मुझे डेवलप करनी है, अपने मतलब जो फ्रेंड सर्कल था उनके साथ रहकर अपने आप डेवलप हो गई ये चीज। ये डेवलप हो गई है। अच्छा, व्हाट्स योर, आर्मी स्कूल से थे बट फिर भी स्पोर्ट्स में कैसा हाल था आपका? स्पोर्ट्स में मतलब सर मीडियम पार्टिसिपेशन करता था जब 11th 12th में गया, तब तो जब बहुत 10th बड़े तक कोई था। अचीवमेंट स्पोर्ट्स में? कोई तोप आदमी हैं स्पोर्ट आप स्पोर्ट्स में? नो सर, मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट नहीं सर। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट नहीं है, बड़ी तो माना जाता है जो स्पोर्ट्स में होता है वो तगड़े होते हैं, उनका ही एनडी में ले जाता है। नो सर, आई डोंट थिंक सो। मतलब पार्टिसिपेट करना चाहिए स्पोर्ट्स में, मतलब कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होना चाहिए स्पोर्ट्स में, ऐसी जरूरत नहीं है। अगर होगा तो कोई इश्यू नहीं है, मतलब वो ऐड ऑन ही करेगा हमारी पर्सनालिटी को। पर अगर नहीं होगा तो मतलब जरूरी नहीं कि होना ही चाहिए, होगा तो अच्छा ही है। ठीक है, अच्छा, ये बात हो गई। अब जरा मैं आफ्पा पे आता हूँ जरा, ठीक है? और आफ्पा से मुझे रियल एसएसबी का बताना, वहां पर क्या चल रहा था। सो यू वॉच द वीडियो ऑफ माइन, एंड आफ्टर वॉचिंग द वीडियो यू डिसाइड टू ज्वाइन आफ्पा, कि भाई मुझे इनकी जो थॉट है, बात जो सर समझा रहा हूँ समझ में आ रही है, ठीक है? वहां पर आपने आफ्पा ज्वाइन कर लिया। आफ्टर ज्वाइनिंग आफ्पा, साइक में कुछ ऐसा सीखा था जो पहले आप नहीं जानते थे? जी सर, एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी टैट के बारे में, क्या? कि मतलब एक बार हम जब स्टोरी लिखते हैं तो उसमें हाँ, एक्शन करके एक पार्ट होता है, वो ज्यादा पार्ट कवर होना चाहिए। एक स्टार्टिंग होती है और बीच का जो मिडिल पार्ट होता है उसमें जो एक्शंस लिखनी है, मतलब जो भी प्रॉब्लम आती है वो हम फर्स्ट पार्ट में लिखते हैं। हाँ। और जो सेकंड पार्ट में जो एक्शंस लिखते हैं, मतलब उस प्रॉब्लम को डील कैसे किया, उसे थोड़ा एलाबोरेटली लिखना पड़ता है, या उसे कैसे लिखते, ये चीज वहां पर समझाई गई थी। अच्छा, वहां पर समझाई गई थी, ठीक है? वहां पर ये हो गया, बट व्हाट अबाउट द प्रैक्टिस लेवल ओवर देयर? क्या रहता है वहां प्रैक्टिस का, कैसे होता है वहां पे? सर मतलब 2 बार फुल लेंथ साइक टेस्ट हम लोग वहां पर सॉल्व करते हैं, हाँ। और उस असेसमेंट मिलता है हमें इंडिविजुअली। इंडिविजुअली एक एक को? जी सर। कितने लोग थे आपके बैच में? सर 70 लोग थे सर, 35 की 2 बैचेस थी दो अलग अलग। बैचेस थे? अच्छा, मैंने सुना है कि आपको मिला के 22 लोग से ज्यादा लोग रिकमेंड हो चुके हैं अफवाह में से? जी सर, मोर देन दैट, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर। मोर देन दैट? मतलब जिस बैच में आप थे उसी बैच की कहानी बता रहे हो? ओके, ग्रेट। अच्छा, ये चलो यहाँ तक हो गए, इसके बाद दोबारा लाते हैं। यहाँ से अगर मुझे लेना हो वैट और एसआरटी, उसका क्या हाल था आपका? सर वैट में तो मतलब मैं पहले से ही काफी प्रैक्टिस करता था, मतलब ऐसे देखता था, वर्ड्स देखता था और हम्म। सेंटेंस खुद से ही लिखने की ट्राई करता था। हम्म। मतलब वीडियोस देखी थी अलग अलग, उसमें से मतलब ये आइडिया था कि जो ऑब्जर्वेशनल सेंटेंसेस होती है वो ज्यादा लिखने की ट्राई करना चाहिए, तो मैं काफी प्रैक्टिस करता था उसे लिखने की। जैसे एग्जांपल कोई दे सकते हो? मान लो कोई सिंपल सा जो आपके मन में आ रहा हो, कोई ऐसा हम यहाँ पर फ्लैश करके दिखा देंगे वहां पर, जिससे आपका माइंडसेट पता लगे हमें।
सर मतलब सपोज अगर वर्ड है मशीन, हाँ मशीन है, तो हम मतलब अगर थोड़ा सोचा सोचा 1 सेकंड के लिए, तो हाँ मतलब ऐसे दिमाग में आता ना कि मशीन्स हैज रिवोल्यूशनाइज आवर लाइव्स इन द हम्म 21st सेंचुरी। ये मतलब एक अच्छा सेंटेंस है। ओके। इससे मतलब हम कैसे सोचते ये दिखता है, जो हमारी लेवल ऑफ थिंकिंग हाई है या लो है या एवरेज है। पर कई लोग तो कहते हैं न्यूज़ भी लिख दो उसमें, करंट अफेयर भी डाल दो, चलेगा उसमें। मदर आ गया, आई लव तो माय मदर लिख दो तो भी चलेगा। ये क्या है मतलब ये? सर मतलब अगर हम वैसे कुछ लिखते हैं तो मतलब उसमें क्या होता है कि ज्यादा हमारा मतलब जो लेवल ऑफ थिंकिंग है वो थोड़ी बिलो एवरेज है, ऐसे होता है। अगर सपोज कोई ज्यादा न्यूज़पेपर रीड करता होगा या बुक्स ज्यादा रीड करता होगा, तो वो मतलब उसे ना बताते हुए भी वो अपने आप वैसे सेंटेंस लिखेगा ही नहीं। मतलब उसकी लेवल ऑफ थिंकिंग अगर अच्छी होगी, एक लेवल पे होगी, एक एवरेज से ज्यादा होगी, तो वो अपने आप मतलब कोई अच्छे सेंटेंसेस लिखेगा जो मीनिंगफुल सेंटेंसेस है, या मतलब जो कुछ मैसेज कन्वे करते हैं। हर सेंटेंस जरूरी नहीं, बट मोस्टली उस सेंटेंसेस में उसे कुछ ना कुछ बताना होगा, ऐसे होगा। अच्छा, मतलब उसका माइंडसेट रिवील होना चाहिए उस सेंटेंस में। ओके। कर्नल गोवर्धन सर ने आपका इंटरव्यू लिया था आफ्पा के अंदर, ठीक है, कैसा गया था वो? सर इंटरव्यू मतलब काफी अच्छा था, अराउंड 50 मिनट्स तक था। तो वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था ऐसे लाइव, अच्छा, 1 to 1 वन टू एंड वन। इंटरव्यू। तो मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, और जब उन्होंने मतलब थोड़ा पॉजिटिव फीडबैक दिया तो कॉन्फिडेंट फील होने लगा उसके बाद में, कि मतलब ऐसे लगा कि शायद एसएसबी हो सकता है अभी मुझसे। पर आफ्पा में जब कर्नल गोवर्धन सर ने रियल आपका इंटरव्यू लिया मॉक में, तो उन्होंने बोला तुम अपने हाथ इतने क्यों हिलाते हो? हाँ जी सर, बोला था हाथ क्यों हिलाते हो, मतलब उन्होंने जो मतलब वीक मतलब वो उनका काम था कि जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो भी बताने, और जो वीक पॉइंट्स है अगर उन्हें इम्प्रूव नहीं करता तो मतलब वो लैक्यूनर रह जाता, और वहां पे शायद उससे पे करना पड़ता फिर मुझे एसएसबी में जाके उसके लिए। तो उन्होंने मतलब काफी चीजें बताई कि एक पैर ऐसे ऊपर नीचे होता था, अच्छा। वो एक चीज, और? और ऐसे हाथों की ऐसे ज्यादा मूवमेंट करता था, तो अच्छा। बोले कि कर थोड़ा रिड्यूस करो उसे। तो मतलब बाद में ट्राई किया कि जब मैं कोई घर पे जब मैं ट्राई करता था आंसर बोलने की, तो थोड़ा हैंड मूवमेंट्स कम करता था, हैंड जेस्चर। ओके। और ग्रेट। पॉइंट बताया था कि तुम काफी स्माइल करते हो, तो हाँ। मतलब पॉजिटिव एनर्जी निकल के आती है तुम्हारे अंदर से जब भी तुम बात कर रहे हो तो। अच्छा अच्छा, ये एक ना बड़ा, ये पता नहीं मिसकंसेप्शन है क्या है, मुझे जरा ढंग से बताओ। इंटरव्यू का एक सबसे पहला सोल्यूशन है, तुम स्माइल करते रहो, तुम तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे तुम कैसा भी जवाब दे रहे हो। हाँ नहीं सर, जवाब तो मतलब सही देने पड़ेंगे, पर एक मतलब अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है। अगर हम्म। इंटरव्यू ऑफिसर को आपकी मतलब स्माइल से अगर वो इम्प्रेस होता है, तो मतलब अच्छा होगा मतलब। तो आपका कर्नल हाँ। गोवर्धन ने कभी स्ट्रेस में डाला तुम्हें किसी सिचुएशन में? हाँ जी सर, डाला था क्या मतलब। था वो? मतलब वो काफी मतलब इन चीजों में गए थे कि फैमिली में क्या करते हो, फ्रेंड्स में क्या करते हो, और वो एक क्वेश्चन पे बार बार स्ट्रेस कर रहे थे कि विच काइंड ऑफ फ्रेंड्स यू टेंड टू अवॉइड। हाँ, फिर? तो ऐसे तो कोई फ्रेंड्स नहीं कि जो मैं अवॉइड करता हूँ। तो बोला मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई हाँ तो होगा मतलब। कुछ लोग तो होते हैं मतलब मतलब जिनके मतलब तुम्हें क्वालिटीज पसंद नहीं आते होंगे, या उनका बिहेवियर तुम्हें ये करता होगा, तो बार बार फोर्स कर रहे थे कि कोई चीज मैं बताऊं। तो फिर मैंने एंड में बोला कि जी सर, मतलब अगर कोई होगा और वो अपने मुझे, अगर मैं हॉस्टल में रहता था तो वो बोलेगा चल यार आज हॉस्टल बंक करके बाहर जाते हैं, तो ऑब्वियसली मैं उस पे मतलब उसे बोलूंगा कि नहीं यार ये सही नहीं है। अगर एक बार उसने नहीं सुना तो 2-3 बार के बाद में फिर मैं उसे अवॉइड कर सकता हूँ। मतलब ये नेचुरल है ओके। कि अगर कोई गलत चीज बता रहा है तो मैं उसे समझाने की ट्राई करूंगा पहले, अगर पर वो नहीं मानता तो फिर मैं ऑब्वियसली अवॉइड ही करूंगा उसे। अवॉइड ही करोगे, अच्छा ठीक है, यहाँ तक की कहानी होगी। मुझे ये बताओ दैट जब आप तैयारी कर रहे थे, तो आपको ये बात किसने बताई होगी 12th से रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं? जी सर, बताई थी मतलब और एक टाइम, गोवर्धन। फिर? तो फिर मैंने जो बेसिक मतलब ऐसे अलग अलग जगह से सुना हुआ था कि क्या पूछ सकते हैं, कोई अलग हम्म। अलग लॉज होते हैं, ओम्स लॉ, हाँ। प्रिंसिपल प्रिंसिपल जो मतलब बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है, हम्म। उनकी जो डेफिनेशंस थी मैं वो लर्न करके गया था। मतलब कि अगर पूछने ही वाले हैं, तो हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं, तो क्यों प्रिपेयर ना करें उन चीजों के लिए। ठीक है, बट पूछे नहीं गए। पूछे नहीं गए पर। पूछे नहीं गए, ठीक है। अभी यार दैट्स एक बात है कि आपके फादर हवलदार रैंक से रिटायर्ड हुए, नाउ यू जी गोइंग टू सर। बी एन ऑफिसर। ठीक है, फादर का लेवल अलग चौड़ में होगा, उन्होंने सीईओ साहब को कॉल करके बताया होगा, साहब
मेरा लड़का एनडीए के लिए हो गया, ठीक है, जी, खुशी का लेवल अलग ही होगा वो, ठीक है। जी। और ये बताओ मिठाइयों के डब्बे कितने खाली हो गए अभी तक? सर अभी तक तो नहीं हुए मिठाइयों के डब्बे खाली, अच्छा। मतलब थी, फिर भी मतलब ये था कि हैप्पीनेस थी, पर अभी बोले कि अभी तो मतलब काफी सारे वे फॉरवर्ड है, अभी एनडीए में हाँ, 3 ईयर, उसके बाद में आईएम में है, तुम तो मतलब सीधे ये। स्टार लग के ही मिठाई खाओगे? सर मतलब अभी तो ज्वाइनिंग लेटर आना है, मेरिट लिस्ट अच्छा आनी है, अच्छा। मतलब पापा बोले कि ये मतलब जो अपना इतना बड़ा जो ये ड्रीम है, ये उसका एक पार्ट है बस। हाँ, मतलब अंकल अंकल बड़े रियलिस्टिक हैं। हाँ जी सर, आर्मी में थे तो काफी हाँ, काफी रियलिस्टिक है। ओके, ग्रेट। चलो ये यहाँ तक कहानी हो गई। अब इसके बाद जरा यहाँ से हम लेके चले। सो हमने इंटरव्यू की बात की, पर इंटरव्यू में एक चीज होती है, रैपिड फायर। जी सर। क्वेश्चन भूलने का डर तो आपको भी होता होगा। हाँ पहले होता था सर, मतलब इतने से मतलब मैंने जब सुना था कि रैपिड फायर करके होता है और हाँ, उसे हमें 1 बाय 1 आंसर करना है, दस तो बारह क्वेश्चन फर्स्ट एक साथ आएंगे। पहले मैंने सोचा था कि रैपिड फायर मतलब एक क्वेश्चन पूछेंगे, 10 क्वेश्चन, तो हमें उसे 1 वर्ड में आंसर करना है। अच्छा। और जब पता चला कि हमें मतलब ब्रीफ में आंसर करना है, तो थोड़ा डरा हुआ था उस वक्त। फिर बाद में अच्छे से डील कर लिया उससे, कि मतलब कैसे, मतलब अगर क्वेश्चंस पूछते तो मतलब हम्म। बाकी लोग करते तो मैं भी तो कर ही सकता हूँ, ये एक चीज थी। पूछते मतलब ये पॉसिबल है, इसीलिए तो पूछते होंगे, ये पहले मेरा माइंडसेट था। फिर उसके बाद में मैंने मतलब खुद से सोचा कि हम कैसे याद रख सकते हैं, तो मतलब खुद से समझ आया कि क्वेश्चंस अगर हम याद रखने की ट्राई करेंगे मोस्टली, और अगर हम ध्यान से सुनते, कंसंट्रेट करके, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस याद तो रहते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन याद है, बट कभी ऐसा हुआ था कर्नल गोवर्धन जो अफवाह में उन्होंने या रियल एसएसबी में रैपिड फायर के बीच में ही रोक के कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया हो एंड देन से कंटिन्यू? जी सर, पूछा था मतलब, और जब बीच में रोक दिया तो फिर मैं आगे के 2 क्वेश्चंस भूल गया। फ्रेंड्स के बारे में पहले उन्होंने बताओ पूछा था। रोक के क्या पूछा था, रोक के क्या पूछा था? आ, सर अभी याद नहीं आ रहा है रोक के क्या पूछा एग्जैक्टली, ओके, पर कोई नहीं। उन्होंने पूछ दिया था बीच में, मतलब कंटिन्यू फ्लो चल रहा था। पहले हाँ। एजुकेशन के बारे में काफी क्वेश्चन पूछे हुए थे, हम्म। फैमिली पहले, फिर हम्म। एजुकेशन थे, और हम्म। फिर स्पोर्ट्स में आया तो हाँ। उन्होंने थोड़ा रोक दिया। और फिर हम्म। मैं फ्रेंड्स के बारे में बोलना भूल गया, तो उन्होंने पूछा कि तुम कुछ भूल रहे हो क्या, मतलब एग्जैक्टली क्या पूछा है, और मतलब उन्होंने क्या पूछा था, कुछ तो पूछा था, पर क्या पूछा था ये एग्जैक्टली याद नहीं था। तो मैंने उन्हें सीधा पूछ लिया फ्रैंकली कि सर कुछ तो पूछा था आपने, पर आप वो क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं क्या, हाँ तो मैं हाँ। आप बेटर वे में आंसर कर पाऊंगा। क्योंकि आप भी ने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको आई आस्क यू सम ऑफ द क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर देम ट्रूथ एंड फ्रैंक, हम्म। तो मुझे क्वेश्चन पता होना चाहिए आंसर करने के लिए। जी जी। फ्रैंकली कह दिया, तो उन्होंने फिर क्वेश्चन रिपीट किए। ओके, तो सेम टू कर्नल गोवर्धन ने रैपिड फायर करके तुम्हारे साथ किया होगा। अच्छा मुझे एक बात ऑनेस्टली बताओ, अगर कोई कोचिंग लेना ही चाहता है, ठीक है, ऑनेस्टली, क्योंकि रिकमेंडेशन तो सभी को चाहिए, आपको आपको जैसे था वैसे ही हमारा हाल है, वैसे दुनिया का हाल है। तो ये बताओ, आपका जैसा कोचिंग इंस्टीट्यूट इज वर्थ टू जॉइन और नॉट? यस सर, इट्स वर्थ टू जॉइन, पर मुझे लगता है कि मतलब पहले हमें खुद से भी कुछ चीजें प्रिपेयर करके वहां जाना चाहिए। मतलब आफ्पा में जा रहे हो तो करंट अफेयर थोड़ी टैट वैट अपने हिसाब से जितना भी समझते हो वो तैयार करके आफ्पा में जाओ। क्यों, ऐसा क्यों? जी सर। सर अगर हम मतलब वहाँ पे अनप्रिपेयर्ड जाएंगे तो वहाँ हाँ पे क्या होगा, अफवाह में हम जब जा रहे हैं तो मतलब वो एक्टिविटीज कंडक्ट हो रही है वहाँ पे, हाँ। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है तो हम जीडी में कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो जो एसेसर है वो हमें एसेस कैसे करेगा फिर, अगर हम कुछ बोलेंगे ही नहीं तो। मतलब बेहतर थोड़ा परफॉर्म करोगे तो असेसमेंट ज्यादा अच्छा मिलेगा, आपका कहने का सेंस ये है? ओके ओके, दिस इज द वर्ड पॉइंट। ओके चलो, ये हो गया आफ्पा की कहानी हो गई। बट यहाँ से थोड़ा आप आगे चलते हैं। टॉक अबाउट जीटीओ। जीटीओ में देख के थोड़ा आता तो होगा भाई, ये होगा कि नहीं होगा, आया कभी जी सर, ख्याल? मतलब ऐसा मतलब दिमाग में ये था कि यार साइक में तो 3 टेस्ट है, इंटरव्यू में भी थोड़ा इंटरेक्शन है 40 मिनट 30 मिनट्स 40 मिनट्स का, हाँ उसमें तो मतलब बात करनी है। पर हाँ जीटीओ 9 अलग अलग टास्क में डिवाइडेड है, तो हाँ। मतलब थोड़ा प्रेशर आता था कि यार इतने सारे टास्क है, मैं सब में अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं, ये टेंशन होती थी। तो फिर बाद में समझा कि जो होगा वो देखा जाएगा, और उस वक्त जो चल रहा होगा उस वक्त उस चीज में कंसंट्रेट करना है बस। जब जीडी चल रहा है तो जो टॉपिक पूछा है उस पे आप सोचो, नॉलेज एनालाइज करो और पुट फॉरवर्ड करो। सपोज ये जीडी का हो गया, जीपी में भी जब वो प्लॉट बता रहे, जो भी प्रॉब्लम है, जो मैप बता रहे, तो उसे अच्छे से देख लो। अगर हम उस वक्त जो एक्टिविटी चल रही है जीटीओ में, अगर अच्छे से उसमें कंसंट्रेट करते हर एक एक्टिविटी में, और हम्म। ब्रेक भी देते काफी बीच में,
अगर जीडी हो गया, जीपी हो गया, तो 5 मिनट्स का ब्रेक देंगे, तो मतलब थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश कर सकते हैं। और प्रीवियस एक्टिविटी के बारे में सोचना नहीं, अगर कुछ सपोज गलत हो जाता है तो ये गलती हो गई यार मुझसे, अभी ठीक है, ओके अच्छा, चल। कोई एडवाइस कर्नल हसबनी सर, कर्नल गोवर्धन सर या कमांडर नटराजन सर, कोई भी ऐसा ऐसा सर जिसकी एक एडवाइस आपको ना मतलब दिमाग में अटक गई हो कि ये दिस अ वेरी गुड एडवाइस? तर मतलब सर ने ये बताया था कि कौन से जब सर थे? पीजीटी, सर का नाम बता दो जरा। नटराजन सर ने ये बताया था कि जब पीजीटी चल रहा है हाँ तो का ये मतलब माइंडसेट होना चाहिए कि यू ट्राई टू बी इन द, जो पहले एंटर करने की ट्राई करो, क्योंकि हाँ। पीपीटी का जो एसेंस है या जो मतलब उन्हें जो चाहिए वो क्या देख रहे हैं कि हम सॉल्यूशंस ला पाते हैं या नहीं। 9 लोग है, 9 लोग तो एक साथ एंटर नहीं कर सकते पीजीटी के ऑब्स्टेकल्स में, तो अगर हम पीछे रह जाते तो हम सॉल्यूशंस कैसे दे पाएंगे। तो ट्राई टू बी इनटू द फर्स्ट 2 और 3 जो एंटर करते हैं ग्रुप में, तभी हम सॉल्यूशंस दे पाएंगे। और अगर सपोज आपको देखते ही, कभी कभी देखते ही सॉल्यूशंस भी आ सकते हैं स्टार्टिंग लाइन से ही, और अगर नहीं भी आते तो अगर हम एंटर कर जाए एक बार, तो एंटर करने का जब हम ऑब्स्टेकल के पास में जाएंगे तो तभी सॉल्यूशन आएगा, दूर से देखकर सॉल्यूशन नहीं आ सकता। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, ये बात है, अब जरा मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ जस्ट फॉर सेक। सी, यू बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, ठीक जी है? सर। यू हैव अ न्यूक्लियर फैमिली, ठीक? अब इस फैमिली से आपके फादर कोई ऐसे ऑफिसर तो थे नहीं, ठीक है? अब ये बात कही जाती है कि ऑफिसर का बेटा ऑफिसर बनना बड़ा आसान है, और वो बन जाता है कि बाप ऑफिसर है, तो बाप जी में जो सर। क्वालिटी होगी बेटे में आ जाएगी, ठीक है? अब आपके फादर इज नॉट एन कमीशन ऑफिसर, वो नहीं थे। सो हाउ डिड यू डेवलप? क्योंकि कहीं ना आपने कहा दोस्तों से पता लग गया या दोस्तों से सीख गया वो। पर अगर आज आप उल्टा देखो पूरी जिंदगी को, तो आप क्या कहोगे कि यार जिंदगी में अगर किसी को थोड़ा सा इस लाइन में जाना है तो वो ये काम जरूर कर ले? सर मतलब अगर अगर हम 9-10 से सोचते कि एनडीए में जाना है, तो हाँ। एक कर सकते हैं कि पहले तो पढ़ाई पे फोकस करें। हम्म। ये एक फर्स्ट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ठीक है। रिटर्न निकालना है अपना, हम्म। थोड़ा मतलब जो मेंटल कैपेसिटी उसे थोड़ा इंक्रीज करना है, ये फर्स्ट चीज हम्म। है। उसके बाद में ये है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो होती है स्कूल में, उसमें पार्टिसिपेशन थोड़ा एक्टिव रखे। मतलब अभी हम जब 9-10 में होते तो इतनी पढ़ाई तो नहीं होती कि हम उसमें मतलब फोकस ही ना कर पाए, हम्म। तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम उसमें पार्टिसिपेट करें। सपोज स्पीच कंपटीशन है, एलोकेशन कंपटीशन, या फिर कभी डिबेट कंपटीशन होता है स्कूल में, तो ये हेल्प करता है हमें, मतलब पता चलता है कि ग्रुप में बात कैसे करते हैं। ये सब चीजें हेल्प करती है हमें। अगर हम इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन के लिए जाते हैं सपोज कहीं पे, या फिर स्कूल में भी कुछ होता है क्विज कॉम्पिटिशन्स, स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेशन मतलब अच्छा होता है मोस्टली, मतलब नेसेसरी है। ठीक है, बड़ी फिजिकल। ये जो 11th 12th का समय, यहाँ तो माँ बाप कहते हैं पढ़ो 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 पढ़ो, तो मतलब 9th 10th तक ही करने को कह रहे हो, 11th 12th में नहीं करना है? पढ़ो 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 पे ही ध्यान देना है? 11th 12th में मतलब थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि पूरे तरीके से शट ऑफ कर देना है स्पोर्ट्स या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को, थोड़ा पार्टिसिपेशन तो रखना है। मतलब ठीक है। यार ऐसा नहीं कि दिन बैठ के बंदा पढ़ ही रहा है, ऐसे नहीं हो सकता, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में। ओके। अच्छा, एक बात आपने बोली थी दैट ऑल द रिकमेंडेड कैंडिडेट देयर इज वन थिंग इज कॉमन, दे ऑल आर कूल, दे नेवर गेट स्ट्रेस्ड, और स्ट्रेस हो मतलब कोई प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते हैं, जी सर। ठीक है? तो कभी इरिटेट जैसी फीलिंग ही नहीं आती? मतलब कभी इरिटेशन आती आती नहीं है? सर, काफी बार आती, पर मतलब थोड़ा ऐसे खुद से ही सोचता हूँ। मतलब कोई आ जाती है ऐसी, अगर प्रॉब्लम आती दिमाग में, यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, डील नहीं हो रही, तो मतलब शांति से एक जगह पे आके बैठता हूँ, खुद से पहले बातें करता हूँ और सोचता हूँ कि यार कैसे हो सकता है ये। मतलब एनडीए के फर्स्ट अटेम्प्ट को ही ले लीजिए, जब स्क्रीन आउट हो गया तो मतलब काफी बड़ा बर्डन था यार, रिटर्न क्लियर कर लिया, फिर भी अभी एनडीए में नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि रिटर्न क्लियर करना भी एक बड़ी चीज होती है जो फर्स्ट टाइम क्लियर करता है उसके लिए। हम्म। तो मतलब भी था ये, तो खुद से ही सोचा। और आप फ्रेंड से बात कर सकते हो ऐसे वक्त पे, या अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो, मतलब थोड़ा अपना माइंड है जो फ्री हो जाता है। अच्छा, यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जिसने रिटन स्कूल के साथ निकाला है, पहला वाला, जी सर। जहां 12th मैनेज नहीं होती है, वहां रिटन के साथ ही क्या माइंडसेट लेकर चला? मेरे मेरे हिसाब से मैंने एक बात देखी है कि फॉर एग्जांपल इंसान का जो माइंडसेट होता है ना वो बड़ा खेल खेल जाता है। फॉर एग्जांपल अपनी बहन को अगर आप दे रहे हैं स्कूटी, तो वो पैर से जाके ब्रेक लगाती हैं और हाथ भी लगाएंगे, हम आते हैं आराम से ब्रेक लगाएंगे, टर्न लाइट किसी की ऑन रहेगी, तो मैंने देखा माइंडसेट बड़ा गेम खेलता है। स्कूटी सेम है, बट चला कौन रहा है उससे बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये वाला माइंडसेट 11th 12th का क्या था दैट यू एबल टू क्रैक एनडीए?
क्योंकि कई लोग नहीं कर पाते। इनफैक्ट मैं नहीं कर पाया था, मैंने जब निकाला था तभी मैंने इसको उसके बाद निकाला था, स्कूल खत्म होने के बाद। मेरे दिमाग में माइंडसेट यह था, अबे यार एक जगह से तो खाली हूँ, तभी तो करूंगा मैं दूसरी जगह फोकस। हाउ डू डू दैट? सर मतलब मैंने ये सोचा था कि मैं जब आर्मी स्कूल में गया तो फर्स्ट फोकस था कि एनडीए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मुझे। प्राइवेट आर्मी स्कूल था, इट्स नॉट सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री। ओके। प्राइवेट आर्मी, हाँ। तो ये ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट था मेरे लिए कि एनडीए ज्यादा इम्पोर्टेंट था, और मैंने 12th को सेकंड प्रायोरिटी दी थी उस वक्त, जब तक कि रिटर्न क्लियर ना हो जाए तब तक। और अच्छा। मतलब बहुत जगह से सुना हुआ था कि जो 12th के मार्क्स है वो कहीं इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखते। अगर हम 12th के बाद में कहीं एडमिशन लेने जाते हैं, ओके। सपोज इंजीनियरिंग कॉलेज, कहीं भी एडमिशन लेने जाएंगे, तो 12th के मार्क्स मैटर नहीं करेंगे। जो एंट्रेंस एग्जाम है, जेई हो गया, सीईटी हो गया, उसके मार्क्स मैटर करेंगे। तो अच्छा। सोचा कि 12th में इतना ज्यादा पढ़ के और एनडीए को ही साइडलाइन कर दूंगा तो इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो फिर मैंने एनडीए को फर्स्ट प्रायोरिटी दी और एनडीए के लिए ज्यादा प्रिपरेशन किया। और जो मतलब फ्रेंड्स हम्म। का जो ग्रुप था मेरा, वो भी हम्म। काफी अच्छा, मतलब उनका भी यही मोटिव था कि हमें एनडीए पे ज्यादा फोकस करना है। हम्म। तो हम लोग साथ में मिलकर पढ़ते थे मोस्ट ऑफ द टाइम। ग्रुप स्टडी मैंने ज्यादा किया तो उससे मुझे ज्यादा हेल्प हुआ, मतलब ज्यादा एक ही चीज बार बार नहीं पढ़नी पड़ती थी। ग्रुप स्टडी की वजह से काफी चीजें एक दो बार पढ़ने से याद रह जाती थी। ठीक है, बट आपको तब टीएस का अंदाजा नहीं था कि टीएस भी है मेरे पास, उसके लिए अच्छे नंबर चाहिए होंगे? सर टीएस भी था, बट ये सोचा मैंने कि एनडीए इज मतलब प्रीमियर इंस्टीट्यूट है एनडीए। अच्छा, वो आपके और दिमाग में एनडीए घूम रहा था। ओके, यू आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज टू एनडीए। ओके 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 ओके। ठीक है। ओके ग्रेट। ये टीएस के लिए तो परसेंटेज मायने रख जाती है ना, टीएस के लिए, और उसके तो जेई के मार्क्स भी जुड़ते हैं उसमें तो। ठीक है, यहाँ तो हो गई कहानी। अब मुझे ये बात बताओ, वी आर वेरी क्लोज टू कंप्लीटिंग एवरीथिंग। ठीक है, मेडिकल का डर लगता है आपको? कभी लगा था बिफोर ज्वाइनिंग एनडीए कि यार मेडिकल पता नहीं क्वालिफाई होगा, कैसा होता है, क्या होता है यार महापुरुष में? ऐसे क्या खौफनाक कोई चीज है क्या डरने वाली? हो सकता है सर, मतलब अगर आप अगर रिटर्न क्वालिफाई करते हो, एसएसबी क्वालिफाई करते हो, तो मतलब उसी दिन मेरे दिमाग में आया कि यार मेडिकल का इससे पहले करा लिया होता बेसिक चीजें, तो अभी डर नहीं लग रहा होता कि यार आउट तो नहीं हो जाऊंगा। कि फिर? यहाँ तक आप प्रिपरेशन करके आए हो, और अगर यहाँ से आप आउट कर देते, मतलब थोड़ा फिर मतलब वो फीलिंग काफी टफ होती है। हम हम्म। उसे खुद जल्दी हैंडल नहीं कर पाते, यार हम्म। अभी मेडिकल आउट कर दिया, तो मतलब वो बुरा लगता है। तो था वैसी फीलिंग पर थी, बट शायद आपके आफ्टर में हुई थी तब, क्योंकि कोविड 19 तब शुरू हो गया, तो मेडिकल उन्होंने अलाउ किया था तब कि मेडिकल आफ्का कराता, जहां तक मुझे पता है। नहीं सर, मेडिकल तो नहीं कराया था, सीधा एसएसबी में ही हुआ था मेडिकल। हाँ, क्योंकि वहां शायद कोविड की वजह से मना कर दिया गया होगा उस वक्त। ठीक है, ये बात हो गई। बट यहाँ से थोड़ा और जरा लेकर आते हैं। जब मेडिकल होता है आपका, एसएसबी जी का, सर। सो डू यू टेक एनी, मतलब मैंने देखा है कई लोग जब स्ट्रेस ले लेते हैं रिकमेंड होने के बाद कि यार मेडिकल होगा नहीं, उस वजह से बीपी हाई और स्वेटी पाम्स की इशू भी होने शुरू हो जाते हैं। सर मुझे भी मतलब उस चीज के लिए टीआर मिला था, अच्छा, हाइपरटेंशन के लिए। हाँ जी सर। क्या क्या टीआर था वो? हाइपरटेंशन का था सर, मतलब बीपी बढ़ गया था तब मेरा। अच्छा, स्टेशन के बाद बीपी बढ़ गया था। बहुत ही ज्यादा सोच रहा था उस चीज के बारे में, क्या होगा क्या होगा, तो बढ़ गया मतलब अनफॉर्चुनेटली, और फिर उन्होंने टीआर दे दिया। फिर बाद में पुणे में जाके तो क्लियर करवा लिया फिर। फिर दिमाग में यहाँ पे भाई पगला, ये फिर वही पागलपंती होगी स्क्रीनिंग वाली, काम के सोच रहे हैं। ओके। हाँ जी सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो ये बात हो गई। यहाँ से जरा हम थोड़ा आगे लेके चलते हैं। हम बहुत ही नियर है, वी आर ऑन द जीटी ऑफ द एसएसबी। हमने जी नटराजन सर की बात की, नटराजन सर कैसे कर रहा है भाई? नटराजन सर ने एक बार असेस किया, कर्नल हसमी सर ने वहां पर जो थे उन्होंने आपको असेस किया। बट राइट जी नाउ द ऑल द गेम इज ऑन द रियल एसएसबी, राइट? जी सर। सो एनीथिंग यू फाइंड कॉम्प्लेक्सिटी ओवर देयर, यू फेल समथिंग, यू कुछ गलती आपने ऐसे की हो, कुछ ऐसा हो रहा था, या सब स्मूथली जा रहा है एकदम फर्राटेदार मक्खान, आफ्पा का पैसा वसूल हो गया अपना? मतलब जब पहले जब जाने वाले थे जीटीओ को, हाँ। तो मतलब सोच रहा था कि यार ये तो मतलब काफी वेल बिल्ड गाइज है, फिर मुझे कॉल करने देंगे या नहीं जीटीओ में, यही नहीं समझ रहा था, पहले तो ये डर लग रहा था। ओके। और जब जीडी स्टार्ट हो गया, तो फर्स्ट 1 मिनट किसी ने बोलने ही नहीं दिया। हम्म। फिर मैंने मतलब बोलने की ट्राई की अंदर, हम्म। तो जब मतलब मेरे अच्छे पॉइंट्स आने लगे, तो अपने आप मतलब ग्रुप को जब मेरे अच्छे पॉइंट से इन्फ्लुएंस हो गए, तो उसके बाद हाँ। में सब सुनने लगे। फिर जीडी और जीपी तो निकल गया, फिर पीजीटी वगैरह था, जो मतलब जब सब बंदे अटक रहे थे, तो मैं ट्राई कर रहा था कि कोई अच्छा आइडिया दूं, मतलब जिससे काफी इजी हो जाए टास्क। हाँ। और जो
जीटीओ सर बीच बीच में कभी कभी क्वेश्चंस पूछते, यार हम्म ठीक है, एक बंदा आ गया है, अभी बाकी सब आ जाओ, मुझे बस बताओ आखिरी को कैसे लाओगे, हम्म। आखिरी को कैसे लाओगे। तो अरे मेरा हाँ, ध्यान ये नटराजन सर का बताओ, ये नटराजन सर ने आपको शायद बताया था इस बारे में। इस बारे क्या में बोला कहानी है? था। उसको फटकार भी लगी थी आपको शायद जब आप आफ्पा में थे। हाँ सर, मतलब वो तब क्या हुआ था कि मैं जो हमारा जो फर्स्ट टाइम पीजीटी कंडक्ट कराया, हाँ तो मैं काफी अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहा था। पीजीटी हाँ 1 हो गया, 2 हो गया, और हम्म जब तीसरे में गया तो स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स दिखा, हाँ तो मैंने एंटर नहीं किया जल्दी से। तो बाकी 2-3 लोग थे, उन्होंने एंटर कर दिया, पर उन्हें भी मतलब सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा था वैसे भी। अच्छा तो सर ने रोक दिया वहीं पे, और सर बोले कि तू अंदर क्यों नहीं गया, तू अगर अंदर, मैंने देखा कि तूने पीछे के सॉल्यूशंस काफी अच्छे से बताए थे, अगर तू अंदर नहीं जा रहा है मतलब तू खुद को चांस ही नहीं दे रहा है, तू पीछे खड़ा हो गया, मतलब तेरा खेल वैसे ही खत्म हो गया है अभी। अगर अच्छा तू, ऐसे ये एक चीज बताई थी, और बोले थे कि जब अंदर घुस जाते हो और आगे अगर सब लोग ज्यादा ही मतलब अच्छा ग्रुप है और आगे के सॉल्यूशंस बता रहे हैं, तो तुम एक चीज को अपने लिए यूज कर सकते हो कि लास्ट मैन वाला जो आइडिया होता है, ये मोस्टली लोग सोचते नहीं है, मतलब सब लोग आगे आगे भागने की फिराक में होते हैं, तो हम लोग लास्ट मैन को लाने की आइडिया सोच सकते हैं जब भी पॉसिबल हो तब। ओके ग्रेट, ये सब हो गया। अच्छा, मेडिकल में कुछ बेवकूफाना हरकतें देखी हैं आपने? मतलब ऐसे लगाओ यार, ये तो हमें शायद किसी ने बता दिया हो, हमें पहले पता हो, जैसे कान साफ करा के जाओ, कान नहीं साफ होगा तो घर भेज देंगे। मतलब जो फर्स्ट डे था मेडिकल का, उस दिन ईएनटी हुआ था। हम्म ये जब जाने वाले थे, जो मतलब रिकमेंडेड कैंडिडेट्स थे जिनका हम्म पहले हो गया मेडिकल, हम्म। उन्होंने बोला भाई कान साफ करा के आए हो घर से, नहीं हाँ तो अभी कर वर्ड से जो भी है वहां पे हम्म जाके डांटेंगे। तो हम्म जब वहां पे गए तो वो डॉक्टर ने सीधा डांट दिया, बोले क्या यार तुम लोग को पता नहीं है क्या, कान साफ करके आना है, तुम्हारा इधर मेडिकल है। तो मैंने सर को सीधा बोला, सर पहले से थोड़ी ना पता होता है कि हर बंदा रिकमेंड होने वाला है, हाँ 15 दिन के कपड़े तो ला सकते हैं, पर अभी मेडिकल की भी सब तैयारी कैसे करके आए, मतलब हम्म आइडिया ही नहीं था ना कि हाँ यार रिकमेंड हो ही जाएंगे। हम्म तब तक ये था कि परफॉर्मेंस देना है, हम्म रिकमेंड हो तो हम्म अच्छा है, हम्म ऐसे सोच के नहीं गए थे कि रिकमेंड ही होना है, हम्म। इसीलिए। ओके ग्रेट। बट उसमें कोई और ऐसी चीज थी जो आपको लगता है कि पहले से करके आ जाए इंसान मेडिकल के लिए तो ज्यादा बेहतर है, खुद चेक हो सकती है? जैसे कलर ब्लाइंडनेस को आपको एहसास हुआ होगा, कलर ब्लाइंडनेस शायद खुद ही बाहर इंसान चेक कर सकता है। हाँ सर, मतलब काफी सारी चीजें हो सकती है, मतलब बीपी हो सकता है, आई की हाँ भी, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, या अपना कितना नंबर है वो भी हो सकता है। कभी कभी कुछ बंदों को होता है कि स्पेक्टिकल्स नहीं होते, पर उन्हें पता नहीं होता कि उनका नेचुरली मतलब थोड़ा बहुत नंबर है। ओके सपोज एयरफोर्स के लिए जाते हैं तो उनका कुछ नंबर होगा, तो वो हम्म चल नहीं सकता एयरफोर्स में क्योंकि हम्म 0-0 चाहिए, हम्म। तो वो बिफोर हैंड चेक कर सकते हैं कुछ चीजें, तो ओके मतलब। ग्रेट, ये हो गया, ये सब हो गया। um, अच्छा एक बात बताओ, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर बिफोर ज्वाइनिंग आफ्पा एंड, क्योंकि मैंने सुना है आफ्पा जाने के बाद ना पर्सनालिटी में थोड़ा चेंज आता है, जी सर। सो व्हाट चेंज यू गॉट, कि मतलब ये नोटिसेबल चेंज है आप जो महसूस कर रहे हो? सर मतलब कुछ बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं था, पर ये था कि थोड़ा पॉजिटिविटी आ गई थी, एसएसबी के बारे में ज्यादा पॉजिटिविटी आ गई थी। बट हाउ अबाउट लेक्चर्स? मैंने सुना लेक्चर्स बहुत बार कराए जाते हैं, हाउ अबाउट योर कॉन्फिडेंस ऑन लेक्चर, हाउ अबाउट योर स्पीकिंग कॉन्फिडेंस? हाँ सर, ये और एक अच्छी चीज थी, मतलब कि जो अपना कम्युनिकेशन स्किल थी, उस हाँ पे काफी कॉन्फिडेंस आ गया था कि काफी बार लेक्चरेट की, नियरली अबाउट 6 टाइम्स प्रैक्टिस की थी। हम्म तो काफी मतलब वर्ड्स गैदर करना, अगर कोई, अगर मतलब मेरे सपोज कोई हो कि जो मिडिल क्लास फैमिली से आता है या मतलब रूरल बैकग्राउंड से आता है, तो उसे मतलब इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल की इतनी प्रैक्टिस नहीं हो सकती, तो उस जैसे बंदों के लिए काफी हेल्पफुल होता है कि अगर हम ऐसे जगह पर जाके आते हैं जहाँ पर आप हर बंदे के साथ इंग्लिश में बात कर रहे हो नियरली हम्म 10-15 डेज, तो काफी हेल्प करते हैं। और अगर हमारे साथ कुछ ऐसे ही बंदे हो जो एसएसबी में आने वाले, कि उनका अच्छा माइंडसेट है, हम उन्हें देख के भी खुद को चेंज कर सकते हैं कि कोई पॉजिटिव है या एक्टिव पार्टिसिपेंट है, ऐसी तो चीजें। तो वहां हिंदी अलाउड नहीं होती? मतलब होती है, पर मतलब मोस्टली वहां पर ऐसा था कि काफी बंदे साउथ से आए थे, हाँ कुछ साउथ से आए थे और कुछ नॉर्थ से थे, तो साउथ के बंदों के साथ तो ऑब्वियसली उन्हें अच्छा, वो तो हिंदी में, ऑटोमेटिक इंग्लिश हो गई वहां पर। वहां पर इंग्लिश हो गई। और जो एक्टिविटीज होती है, मतलब डे का मोस्ट ऑफ जो टाइम था, तो उसमें हम एक्टिविटीज में ही एंग्रॉस्ड होते थे, तो उनके मतलब इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन होता था मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश में ही कॉन्वर्जेशन होता था, ठीक है ग्रेट, ये हो गया। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ आप, योर फादर वाज इन विच रेजिमेंट? सर इंजीनियर में थे सर, कोर ऑफ इंजीनियर्स। आपका ड्रीम क्या है, एनडीए के बाद कहाँ ज्वाइन करना है आपको?
सर गुरखा रेजिमेंट ज्वाइन करना है। Gurkha regiment join करना है. You were inspired from someone or this Sam Manekshaw is there the name in your head? Yes, sir. Sam Manekshaw and also Captain Vikram Batra. Oh, अच्छा, great, great. चलो, I wish you all the best, man. भगवान करे Yes, ज्वाइनिंग लेटर आए और जो मिठाई का डब्बा है वो पहले हम खाएं, ये हमारी इच्छा रहेगी. और हम मिक्स खाना पसंद करते हैं, सारी चीजें हो, एक लड्डू भी ना छोड़े हम, ठीक है. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. होप ज्वाइन लेटर आए, मेरिट लिस्ट आए, एंड माई कॉल विद द फर्स्ट वन. यू विल नोटिस दैट जिस दिन मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है. yes, sir. ऑल द बेस्ट मैन, टेक केयर. अभी हमारी पंकज से मुलाकात हुई और यहाँ पर अब मैं आपसे कहना चाहूंगा दैट इफ यू हैव अ प्रॉब्लम गो टू AFPA, क्योंकि यहाँ पर जब पंकज थे तो उनके साथ ये हो रहा था, वो स्क्रीन आउट हो रहे थे, बट जब उनको गाइडेंस मिली राइट तो वो वहां पर रिकमेंड भी हुए, और स्क्रीन आउट के बाद रिकमेंड होना बड़ी बात होती है. तो यहाँ पर अगर आपको कोई दिक्कत है कॉल देम, और जिनको आपने अभी देखा वो यहाँ पर इनका लिंक अभी यहाँ पर है, यहाँ पर आप प्रेस कीजिए और आप इनसे नहीं बाकी भी ऑफिसर से मिल सकते हैं. मैंने बाकी कई ऑफिसर एक्स SSB SSR का इंटरव्यू लिया है. मैं लेता हूं आपसे विदा. जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय.